ये स्क्रीनशॉट मैंने आपकी प्रैक्टिकल बुक से लगा, एक ट्रिक भी लिख रखी है, लेकिन इन्होंने पेपर को थोड़ा लेंदी बनाने के चक्कर में इन्होंने दोनों का पूछ लिया। और लेकिन अगर सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी है और आर्सिंग वर्ड पढ़ के लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा कि ये बहुत रेयरली सवाल आते थे थ्योरेटिकल बेस। हे नीटियंस, वेलकम टू चैनल। आई एम प्रियम शुक्ला और ये मेरी यूट्यूब की पहली वीडियो है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं नीट 2025 के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कई सालों से इस बार का नीट का पेपर थोड़ा सा टफ रहा है। और तो यहाँ पे लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है कि क्या पेपर एनसीईआरटी से ही रहा है या आगे एनसीईआरटी से ही रहेगा। नीट 2026 के लिए क्या एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट रहेगी? तो चलिए आज हम लोग जानते हैं नीट 2025 के पेपर से। तो आज हम लोग देखने वाले हैं नीट 2025 की केमिस्ट्री पेपर, जिसमें हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पे हमें टू स्टेटमेंट बताने थे। और पहला ही स्टेटमेंट आपको दिख रहा होगा कि ये दो अलग अलग जगहों पे आया है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे डिनोट किया है। ये देखिए दोनों अलग अलग जगहों से आया है। एक यहाँ से आया है पहला आधा स्टेटमेंट और आधा स्टेटमेंट यहाँ से आया है। अब दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो ये स्टेटमेंट इस चार्ट से आया है कि यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि ये दो जगहों से क्वेश्चन आया है, जहाँ पे नाइट्रोजन और क्लोरीन की ईएन वैल्यूज पूछी थी। अब यहाँ पे हम लोग चौथे ऑप्शन पे आ जाते हैं। चौथा स्टेटमेंट जो कह रहा है कि फर्स्ट एनालिसिस एंथैल्पी हमें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन का ऑर्डर दे के बताना था कि सही है कि गलत, जो कि आपको यहाँ पे दिख जाएगा प्रॉब्लम नंबर 3.6 है, जिसमें बताया गया था कि एल्युमिनियम का जो है फर्स्ट एनालिसिस एंथैल्पी जो होता है वो मैग्नीशियम से कम होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग लास्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं तो एटॉमिक रेडियाई ऑफ सीजियम की बात की गई है, जो कि यहाँ पे ग्राफ की तरह दिखाया गया है ग्राफ में कि सीजियम की और सबसे ज्यादा होती है। और वैसे भी आपको पता होगा डाउन द ग्रुप आने पे रेडियस बढ़ जाती है। क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन पूरा जो है आपका प्रैक्टिकल से आया हुआ है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन पूरा प्रैक्टिकल से आपके आया है। यहाँ पे आपको ग्रुप पहचानना था कि ग्रुप फर्स्ट में कौन सा है, सेकंड में कौन सा है, थर्ड में कौन सा है, फोर्थ और फिफ्थ में। तो ये स्क्रीनशॉट मैंने आपकी प्रैक्टिकल बुक से लगाया हुआ है, जो कि एनसीईआरटी प्रोवाइड कराती है। और इसमें मैंने एक ट्रिक भी लिख रखी है जो आपको याद करने में इजी हो जाएगा। इसमें ट्रिक आपको सिर्फ इतना एक अलग से याद करना है कि ग्रुप 0 में NH4 प्लस होता है। उसके बाद आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं कि 1 पीबी, 2 कॉपर, 3 फेंक के आलू, 4 हमें जान निकल गई, 5वां बेकार, कटरीना मांगे 6। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा टफ साइड में मानूंगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में इन्होंने तीन चैप्टर का ऑलमोस्ट पूछ लिया है। पहला आपको ये दिख जाता है 11th के चैप्टर्स में। दूसरा जो केसियन का है वो हेलो एल्किन में चला जाता है। और जो तीसरा है ये आपको अमीन्स में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी करा गया था। ये लोग सिर्फ हीलियम का पूछ के या सिर्फ लिथियम का पूछ के या हीलियम लिथियम की एनर्जी पूछ के या लिथियम हीलियम की रेडियस पूछ के काम चला सकते थे, लेकिन इन्होंने पेपर को थोड़ा लेंदी बनाने के चक्कर में इन्होंने दोनों का पूछ लिया और ऑप्शंस भी ऐसे रख दिए कि आपको सारे निकालने ही पड़े। तो ये यहाँ पे सिंपली इन दोनों फॉर्मूले से निकल आता। तो मुझे नहीं लगता ये टफ है, बट हाँ ये कैलकुलेटिव और लेंदी है। आगे आ जाते हैं कि ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपका एनसीईआरटी से ही था पूरा। बस एक चीज को छोड़ दिया जाए, इसको अगर इसको हटा दें जो कि एनसीईआरटी में डायरेक्टली कहीं मेंशन नहीं है, तो मैं कहूँगा कि पूरा ये एनसीईआरटी से ही था। क्योंकि ये क्वेश्चन जो ये पहला है ए, ये तो एनसीईआरटी ने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। तीसरा भी पूरा एक्सप्लेन कर रखा है एनसीईआरटी ने यहाँ पे। और ये जो दूसरा है NiCO4 का, ये एनसीईआरटी यहाँ पे एक लाइन में बता देती है कि ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल टाइप में है। यहाँ पे नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैसे आप नॉर्मली कॉन्फ़िगरेशन जैसे सबका कर रहे थे उस हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। अगर आप टीचर से प्रॉपर लेक्चर लेते हैं तो उसमें बताएंगे कि यहाँ पे ऐसा क्यों होता है। और उसके बाद ये बात करेंगे तो यहाँ पे हमें पता है कि ये वीक फील्ड लिगेंड का काम करता है एक्सेप्ट हेयर, जो कि आपको किसी भी टीचर्स के लेक्चर्स में मिल जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन मैं कहूंगा कि अगर आप एनसीईआरटी की नॉलेज से अगर करते हैं फिर भी आप इसको इजीली कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में सिर्फ आर्सिन वर्ड था, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। जिसने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी हो, किसी ने किसी टीचर्स के लेक्चर की हो, वहां पे किसी ने बताया हो तो बात अलग है। लेकिन अगर सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी है और आर्सिन वर्ड पढ़ के लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा कि ये क्या चीज पूछ लिया है, तो मैं कहता हूँ कि ये क्वेश्चन टफ नहीं था, बट हाँ कंफ्यूजिंग था। ये आपको यहाँ से पूरा मिल जाएगा कि ये तो पहली बात तो आपको ये जब हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन कराते हैं या फिर पूरा नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन कराते हैं तो क्या क्या बनते हैं उस पे आ जाता है।
और दूसरा एंटीमनी कैन नॉट फॉर्म एंटीमनी पेंटॉक्साइड। ये जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा कि जैसे आपको बताता है कि नाइट्रोजन फैमिली होती है, जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो वो E2O3 और E2O5 बनाते हैं, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो आप ये भी जान सकते हैं कि ये कैसे होगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं, इसमें हमें सिर्फ मेन ग्रुप एलिमेंट बताने थे, S प्लस P ग्रुप, इन दोनों को मिला के बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट और मेन ग्रुप एलिमेंट, जिनका कन्फिगरेशन ये होता है और आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसका है वो आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। पहली बात तो जो ये फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, फर्स्ट एनसीईआरटी का, इससे बहुत रेयरली सवाल आते थे थ्योरेटिकल बेस, इस बार आया इसलिए लोगों को थोड़ा सा शॉक मिला है इस चीज का। तो आप एनसीईआरटी की रीडिंग इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको करनी चाहिए हर एक चैप्टर की, चाहे वो फिजिकल हो, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, जिससे आप ऐसे क्वेश्चन से बच सके और आप सॉल्व कर सके। अब यहाँ देखिए सिंपली डायरेक्टली लिखा है, डाल्टन थ्योरी एक्सप्लेन करती है केमिकल कॉम्बिनेशन को बट नॉट एक्सप्लेन लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, पहली बात तो इसको मुझे रखना नहीं चाहिए था, फिर भी मैंने रख दिया कि अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़े होते फिर भी आप इसको कर लेते। जैसे यहाँ पे देखिए H2O2 का ऑक्सीजन का बता रखा है -1, जो कि यहाँ पे है, यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह पे -1 है, तो आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे। और दूसरी बात यहाँ पे सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का -1/2 दे रखा है, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपको पता है मेटल्स का प्लस में होता है, तो यहाँ पे आपका ये निकल आ सकता था। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि मुझे बाहर से पूछना चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कि इसका यहाँ पे नहीं लिखा है तो आप इसी के आगे जस्ट मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखिए, वहां पे आपको इसका भी बताया गया है। ये क्वेश्चन मुझे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा लगा, क्योंकि इन्होंने एक ही क्वेश्चन में जहाँ पे पूछा गया है नॉट गिव बेंजीन एज अ प्रोडक्ट, वहां पे इन्होंने 4 अलग अलग जगहों से अच्छी रिएक्शंस उठाई हैं। पहला ये आपकी रही डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, दूसरा जो कि है एरोमेटाइजेशन और रिफॉर्मिंग, तीसरा जो है ये आपको पता होगा कि यहाँ पे एक तरीके से रेड हॉट ट्यूब में एल्काइन को डाल के हम लोग बेंजीन बनाते हैं, और ये चौथा है जो फेनॉल बनाने के काम आता है, नॉट गिव बेंजीन, ये वाली हो जाएगी। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन सबसे आसान था पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में जो भी आया हुआ था, जिसमें आपको ये फॉर्मूला लगाना था, अल्फा इज इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी बाय इनफिनाइट मोलर कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे आपको सिंपली 90 बाई और इन दोनों को प्लस करके 400 लिख के डिवाइड करके आंसर निकाल देना था। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन एकदम सिंपली आपकी थ्योरी से उठ के आया हुआ है, इसमें कुछ भी ज्यादा कुछ टफ नहीं पूछा गया, बहुत सिंपली पूछा गया है कि अगर हाइपोथेटिकली डायटोमिक मॉलिक्यूल है और उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो क्या क्वाइट स्टेबल होगा। लाइक इन्होंने बता दिया है कि क्वाइट स्टेबल होता है, बट आपको पता करना है कि सही है कि गलत। जहां से आपको दिख जाएगा कि NB = NA जब बता रहा है तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, ये अनस्टेबल होता है। और यहाँ पे इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। दूसरा स्टेटमेंट जहाँ पे कह रहा है कि एज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, जो कि स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है। यहाँ पे एनसीईआरटी खुद बोलती है बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस एज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, और मैंने इसीलिए आपको जहाँ पे मैंने लिख रखा था कि मुझे बार बार स्टेटमेंट ना भी पढ़ना पड़े और मैं इससे काम चल जाए। अब यहाँ पे आते हैं, ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि लाइक एनटीए ने गलती कर दी देख के, क्योंकि यहाँ पे इनको ऑप्शन थोड़े सही बनाने थे। ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही हैं, जो कि उन्होंने आंसर भी दिया था, और ये पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ से आया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आप ये देखिए कि ये जो पूरे जो कंपाउंड दे रखे हैं और उनके स्ट्रक्चर और बताए हैं, ये आपको पी ब्लॉक में ही सारे बने हुए दिख जाएंगे। आप इसको अगर ठीक से देखेंगे आपको सारे के सारे इसी में दिख जाएंगे। ये रहा आपका XCO3, XCF2 और सारे भी हैं। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना देखना था कि यहाँ पे एक्सोथर्मिक है और ये दोनों ही चार्ट जो है वो एंडोथर्मिक है। आपको एनसीईआरटी में बताया गया है कि ये दोनों एंडोथर्मिक है, ऐसे ही चार्ट भी रखे हैं। और स्पेशली ऐसा तो बायोलॉजी में भी आपको चार्ट मिल जाएगा जहाँ पे बताया गया कि एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि यही दोनों चार्ट एक्सोथर्मिक है। बस आपको ये देखना था कि डेल्टा H की वैल्यू यहाँ पे कहाँ पे लिखी है। ये तो एक्टिवेशन एनर्जी इन्होंने लिख दिया है, तो ये बचा डेल्टा H, तो ये वाला ऑप्शन है। क्वेश्चन में कहूंगा कि डायरेक्टली एनसीईआरटी डेराइव भी है, या आप कहें कि एनसीईआरटी डायरेक्टली आया है, या फिर ये कहेंगे एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट पे आया है। क्योंकि ये देखिए ये सारे कंपाउंड जो है वो यहाँ पे आपकी इन सब की पीकेबी वैल्यू भी दे रखी है, और ऐसा ही क्वेश्चन एनसीईआरटी के पीछे है। तो आप इसको जो समझना चाहें समझ लीजिए, बट मैं कहूंगा कि टोटली एनसीईआरटी से ही आया था, इसमें कुछ भी बाहर से नहीं देखा गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये मैं पीवाईक्यू डेराइव्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि
इससे पहले जितने भी सवाल आए हैं उसमें यही पूछा गया है कि इनमें से किसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एटम मॉलिक्यूल है, या फिर मतलब मान लीजिए कोई एलिमेंट है, या फिर ये पूछा गया कि सबसे कम किसमें है। अब इस बार ये इक्वल पूछता है तो मुझे नहीं लगता है कि ये कुछ अलग हो जाएगा। आप जब मैक्सिमम निकाल सकते हैं, मिनिमम निकाल सकते हैं, तो इक्वल भी निकालने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ये तो आपको दिख ही रहा है कि ये सीधे इस चार्ट से आ गया है। ये वाला क्वेश्चन जो है वो इस कॉन्सेप्ट से आया है कि जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा होता है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है तो एसिडिक कैरेक्टर पे क्या इफेक्ट आता है। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये आपका पूरी एनसीईआरटी से ही लाइन नोट की आ गई है, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, डी ब्लॉक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है। और दूसरी बात है कि ये तो यहाँ पे आपको चाहे वो पी ब्लॉक पीरियडिक टेबल हो, चाहे वो पी ब्लॉक हो और चाहे वो डी ब्लॉक हो, हर किसी चैप्टर में आपको उनके कन्फिग्रेशन लिखना जरूर सिखाया जाता है। तो आप वो जरूर लिखना सीख जाएंगे तो आप ये इजीली क्वेश्चन कर ले जाएंगे। और आपको तब भी लगता है नहीं एनसीईआरटी से ही लिखा हो तभी मैं मानूंगा, तो ये देखिए दोनों में लिखे हुए हैं। यहाँ पे आ जाते हैं मेथड ऑफ वेरिफिकेशन, जो कि 12.8 से पूरा आया हुआ है। अब मैं इसलिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट नहीं लगाया या फिर फोटो नहीं लगाई, क्योंकि यहाँ पे बहुत ढेर सारी आती है, क्योंकि सबकी एग्जांपल दिए तो छोटी छोटी लाइनें लगाने से अच्छा है कि मैं आपको एक पूरा बता दे रहा हूँ कि यहाँ से आया है। आप अगर देख लेंगे तो आपको साफ साफ दिख जाएगा कि ये डार्क लाइन से लिखा हुआ है कि ये इसमें ये वाला जो भी है वो आपको मैचिंग दिख जाएगी। अब यहाँ पे आते हैं कि इस स्टेटमेंट में पहली लाइन ही यहाँ के पहले लाइन से उठा ली गई है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइजेनियम सॉल्ट से पहली लाइन ही उठा ली गई है, और ये दूसरी लाइन जो है वो यहाँ से आई है। तो इसमें एकदम ऊपरी चीजें पूछ ली गई, बहुत डीप में नहीं गए हैं कि नहीं थोड़ी मेहनत करके डीप में चले जाए। वो बहुत ही ऊपर से एकदम से जो लाइन उठा दी कि भाई ये दिख गई सामने, यही उठा के रख दे। अब यहाँ पे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन को देख के मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा था, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जो ब्रोमीन वाटर होता है जब वो पाई बॉन्ड होता है वहां का तोड़ के वो डिकलराइज हो जाता है। अब यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कि पाई बॉन्ड है, यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे स्पेसिफिक रिएक्शन शो करते हैं जो कि आपको अलग अलग चैप्टर्स में मिल जाती है, और यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड नहीं है इसलिए ये नहीं शो करेगा। ये क्वेश्चन आपको कोऑर्डिनेशन ऑफ डी ब्लॉक के लास्ट पेजेस से उठा के रखा गया है। आपको मैं ये 3 दिखा देता हूँ कि 3 यहाँ से हैं और एक जो बचा हुआ है वो दूसरे चैप्टर के लास्ट पेज से है। अब यहाँ पे आप देखते हैं ये जो पूरा क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। मुझे नहीं लगता इसको बहुत ज्यादा बताने की जरूरत है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से आया हुआ है। ये क्वेश्चन तो इन्होंने पूरा का देखिए एग्जाम्पल से ही दे दिया है, मतलब कोई मेहनत करने की नहीं, कोई नया क्वेश्चन फ्रेम करने की जरूरत नहीं, जो बुक में दे रखा है एज अ ही दे दिया, एज इट इज, मतलब ये उठाया और रख दिया बस। इस बार ये दिया है तो ध्यान रखिएगा अगली बार कहीं यही ना आ जाए, तो ये भी देख लीजिए। अभी देखिए ये वाला देखिए यहाँ से ये पूरा जो मैंने आपको पहले दिखाया। अब ये सोचिए एक ही जगह से दो सवाल आ चुके हैं, इसी चार्ट मतलब ये जो डायग्राम दे रखे हैं इन्हीं से दो बार सवाल आ चुके हैं। अब ये सोचिए इतना मतलब बिना मेहनत किए बस वो उठा के यहीं से उठा के सारा रख देते हैं। ये वाला देख लीजिए और ये भी देख लीजिए, आपको इन दोनों में से मिल जाएंगे, ये यहाँ से और ये यहाँ से। अब यहाँ पे बॉन्ड लेंथ का दे रखा है तो आपको पता है कि बॉन्ड लेंथ जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी होती है, या वाइस वर्सा, जो भी आप कहना चाहें। अब इस क्वेश्चन को मैं कहूंगा ये थोड़ा सा अच्छा है, जो कि आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ये इन कॉन्सेप्ट से उठ के है, इसका कोई डायरेक्ट एग्जांपल नहीं था। बस यहाँ पे देखिए ये एग्जांपल है जिससे आपको एक्सप्लेन किया गया है। आप अगर इस क्वेश्चन को समझ जाते तो आप इसको भी इजीली कर पाते। तो मैं कहूंगा ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन देते हैं तो अच्छी बात है। नीट में थोड़ा सा लेवल तो होना ही चाहिए, एकदम ईजी कर देंगे तो फिर फायदा नहीं रहेगा। इस क्वेश्चन को देखिए कि ये जो क्वेश्चन था डायरेक्टली यहाँ से उठा के रख दिया गया है। 3 रिएक्शन दे रखी थी, उनके 3 ऑप्शन बना दिए, आगे एक और मेथड था वहां का एक और ऑप्शन उठा के दे दिया। आप बोल रहे हैं कि इसमें से कौन सा नहीं है। अब इतना इजी बना देंगे तो फिर मजा ही आ जाएगा। हाँ, लेकिन मैं नहीं कहूंगा कि पूरी तरीके से टफ था, लेकिन हाँ ये इजी भी था और टफ भी था, मतलब लेंदी भी था। इन्होंने हर चीज को मिक्स करके डाला था। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये क्वेश्चन जो है सिंपली आप इस फॉर्मूले से कर सकते थे। थोड़ा सा मैं आपको बता भी देता हूँ कि यहाँ पे आपको जब रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी थी 0.03 और यहाँ पे आपको इनिशियल और फाइनल दे रखा था, तो आप इसको टाइम निकालना था तो इस फॉर्मूले में रख देते, इजीली आ जाता। और आप दूसरा तरीका क्या कर सकते थे कि यहाँ पे टी हाफ ही निकाल लेते, जो कि आपको ये फॉर्मूले से निकल आता, और यहाँ पे आप टी हाफ निकालते, और ये आपको जैसे पता है कि 7/2 ये जो है वो ऑलमोस्ट 8 टाइम पे चला जाता।
तो आप इस टाइम को निकाल के इससे 8 से मल्टीप्लाई कर देते, आपका वैल्यू आ जाता तब भी। इसके दो मेथड थे, आप इजीली कर सकते थे, चाहे वो आप इससे करें और चाहे आप उससे करें, दोनों से इजी। ये क्वेश्चन मैं एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बोलूंगा जहां पे आपका कॉन्सेप्ट प्लस कैलकुलेशन प्लस फॉर्मूला तीन चीजें देख ली है आपकी, कि आपको फॉर्मूला याद है कि नहीं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। अगर मान लीजिए आपको फॉर्मूला याद था, आप आंसर भी निकाल लेते, तब भी आप नहीं कर पाते अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको बहुत इजीली कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा कहूंगा कि अच्छा है, लेवल इसका अच्छा है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मुझे लगता है कि और बेटर हो जाएगा, नीट की कट ऑफ भी अच्छी जाएगी। फिर जैसे कि यहाँ पे आते हैं हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो ये फॉर्मूले हैं। आपका बॉइलिंग पॉइंट के लिए पूछा था तो आपको ये लगाना था, जिसमें के भी आपका सबके लिए सेम हो जाएगा क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन है, मतलब वाटर है, तो के भी सबका सेम हो जाएगा क्योंकि सॉल्वेंट का होता है। अब यहाँ पे हमें आई और एम का मल्टीप्लाई करना, एम की जगह पे आपको ये रखने थे सारे, और आई आपको जितनी बार ये टूटेंगे उसके हिसाब से रखना था। इसके लिए 1, इसके लिए 1, इसके लिए 2 और इसके लिए 3। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मैं कहूंगा कि थोड़ा से बाहर चले गए थे क्योंकि CN की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड के साथ यहाँ पे CN की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड के साथ नहीं दे रखी थी, इसके साथ दे रखी है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ दे ही रखी है। देखिए आपको 3 रिएक्शन दे रखी है, बस CN के साथ नहीं थी। तो आप कोई भी अच्छे टीचर्स के लेक्चर और कोचिंग मॉड्यूल को फॉलो करेंगे तो उसमें आपको ये सारे मिल जाएंगे, या फिर आप कोई स्टैंडर्ड बुक फॉलो करते हैं उसमें तो अच्छे से मिल जाएगा। अब ये क्वेश्चन मैं कहूंगा कि मतलब एग्जाम्पलर डेराइव्ड है, क्योंकि ये देखिए अगर आपने ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन लगाया होता तो आप इसको बहुत इजीली कर ले जाते। अब यहाँ आ जाते हैं, तो ये क्वेश्चन में PYQ डेराइव मानूंगा क्योंकि पहले एनर्जी दे देते थे और वेवलेंथ का रेशियो पूछ लेते थे, और अभी इन्होंने लेवल्स दे रखे हैं तो ये फॉर्मूला लगा के आपको वेवलेंथ का रेशियो निकाला था। अब ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा कहूंगा कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। ये देखिए पूरा NCERT थ्योरी से उठा के इन्होंने दे दिया है। आप चाहे ये चार्ट देख लें और चाहे ये थ्योरी पढ़ लें, जहां पे बताया जाता है कि K1 जो होगा वो ग्रेटर देन होगा K2 से और K3 से। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आपकी रिएक्शन आगे प्रोसीड होती रहती है वैसे उसकी एसिडिक कैरेक्टर घटता जाता है। तो अगर आपको ये पता है तो ये सही कर लेंगे, अगर आपको ये पता है तो ये सही कर लेंगे। और ऑब्वियस बात है, आपको जब पता है कि K नेट जो होता है वो K1 K2 मतलब सभी के मल्टीप्लिकेशन से होता है, तो यहाँ पे आपको पता है जब लॉग लेंगे तो वो सारी प्लस में आ जाएंगे, तो इसको छोड़ के और सारे ही सही थे। और सोचिए कितना अच्छा है कि आपको अगर एक स्टेटमेंट क्लियर है तो आप सारा ही कर सकते थे। ये क्वेश्चन वैसे ही फिर से जैसे मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन आपको बताया था, उसको जैसे आपने किया था वैसे इसको भी आप कर सकते हैं कि आपको हाफ टाइम दे रखा है, हाफ टाइम से K निकालते, K यहाँ पे रखते हैं और उसका टाइम निकल आता। थोड़ा सा लेंदी हो जाता बट हाँ अच्छा क्वेश्चन था ये भी। ये क्वेश्चन आप देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि कुछ लोग यहाँ पे ध्यान नहीं देते और KC ही डायरेक्ट रख के चले जाते। यहाँ पे आपको KP रखना था क्योंकि यहाँ पे गैसियस है, गैसियस नहीं होते तो शायद एक बार हम लोग KC निकाल के काम चला देते, लेकिन यहाँ पे पहले हमें KC निकालना था और उसके बाद KP इज इक्वल टू KC RT डेल्टा N ये रखना, इससे आपका आंसर आ जाता। अब यहाँ पे आते हैं तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट डिराइव्ड है यहाँ के। आप ये सब कॉन्सेप्ट पढ़ते तो आप इसको इजीली कर सकते थे, कौन सा सीज है कौन सा ट्रांस है। और आप किसी टीचर का लेक्चर फॉलो करते हैं तो उसमें भी आपको क्लियरली बता दिया जाता है आइसोमेरिज्म में कि सिस ट्रांस क्या होते हैं। ये क्वेश्चन देखिए डायरेक्टली NCERT से है, बस इसको थोड़ा मॉडिफाइड कर दिया, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर कर दिया। यहाँ पर सिर्फ स्ट्रक्चर की बात की गई थी और यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर की भी बात कर ली। तो इसमें आपको चायरल सेंटर फाइंड करना था और एक चायरल सेंटर के 2 आइसोमर होते हैं तो इसके 6 हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आपको वैसे देखने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है बट वो यहाँ से आया है कि ये समझिए जिसमें S कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा और उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल हो जाएगा, उतनी ही ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। जैसे कि यहाँ पे SP है, यहाँ पे SP3 है और यहाँ पे SP2 है। तो यहाँ पे SP है तो सबसे ज्यादा इसको एनर्जी लगेगी, तो सेकंड पहले आ जाएगा, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद थर्ड। ये जो 3 क्वेश्चन है इनमें मैं आपसे ये कहूंगा कि आप थोड़ा लेक्चर्स पे डिपेंड रहें, क्योंकि ये आपको NCERT में भी मिल जाएंगे बट आप किसी टीचर्स के लेक्चर पढ़ते हैं, जैसे कि आपको ये वाला पूरा सोल्यूशन पे और प्रैक्टिकल में
लाइफोबिक जो प्रैक्टिकल है उसमें आपको अच्छे से मिल जाएगा। तो मैं नहीं कहूँगा कि डायरेक्टली सिर्फ एक ही चैप्टर से या एनसीईआरटी से आया है। इसके लिए आपको टीचर्स पे लेक्चर पे रहना पड़ेगा और आपको प्रैक्टिकल बुक भी पढ़नी पड़ेगी और सोल्यूशन भी देखना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन तो पूरा कॉन्सेप्चुअल है, तो ये भी आपको टीचर के लेक्चर से ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये एनसीईआरटी डिराइव्ड आए हैं या एनसीईआरटी से डायरेक्ट आए हैं। तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी भी पड़ेगी और लेक्चर्स भी देखने पड़ेंगे। जैसा कि आपने वीडियो में देख ही लिया होगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से ही आए थे, फॉर्मूला बेस्ड थे, कॉन्सेप्चुअल थे, यहाँ तक कि लाइन टू लाइन भी थे। तो मैं नीट 2026 के लिए यही कहना चाहूँगा कि आपको एनसीईआरटी पे फोकस मेंटेन रखना है और अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं किसी भी मॉड्यूल से। और ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फॉर मोर सच वीडियोज़, हिट द सब्सक्राइब बटन।